चलिए ठीक है, हम लोग को अपना यूनिट 4 स्टार्ट करना था। ठीक है, अब बाकी यूनिट्स हम कर चुके हैं और यूनिट 4 में हमें देखना है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, यूनिट 4 का हम पहला पार्ट ले रहे हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, तो सबसे पहले चीज जानने की डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अगर हम किसी भी बीम पे, ठीक है, चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, किसी भी टाइप का बीम हो, अगर हम उस पे कोई भी लोड लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर लोड लगा रहे हैं, तो होता क्या है कि उसके ओरिजिनल जो पोजीशन होती है उसमें चेंज होता है, उसमें डिफ्लेक्ट होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। ठीक है, और यही हमारा कहलाता है डिफ्लेक्शन। ठीक, जैसे कि हमने कहा है कि व्हेन अ बीम इज लोडेड इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, the amount by which a beam deflects depend upon its cross section and bending moment। अब कितना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है और उसमें कितना लोड लगा रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा डिसाइड करता है कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम यही निकालेंगे कि अगर हम किसी भी बीम पे हम लोड लगा रहे हैं तो हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे कि कितना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड है, हमारे सिलेबस में केवल 2 मेथड है, एक मैकाले मेथड और एक मूवमेंट एरिया मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हम देखेंगे, सेम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो हमने देखा डिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर हम लोड लगा रहे हैं और कोई भी बीम है हमारी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर रही है तो हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, अब ये कई चीजों को इसका अमाउंट कितना डिफ्लेक्शन होगा ये कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि क्रॉस सेक्शन हो गया, बेंडिंग मूवमेंट हो गया। ठीक है, और आज के समय में यानी कि मॉडर्न डिजाइन एरा में इस पे 2 डिजाइन क्राइटेरिया हैं जिस पे ये डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, एक है हमारा स्ट्रेंथ और एक है हमारा स्टीफनेस। ठीक है, ये 2 डिजाइन क्राइटेरिया हैं हमारे आज के मॉडर्न एरा में, जिसपे हम देखते हैं कि इनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्ट्रेंथ वाला क्राइटेरिया ले रहे हैं जिसपे हम बीम को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, तो हमने कहा एज पर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया बीम डिजाइन इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट एंड shear force, और in other word resist the bending stress and shear stress। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे हमें ये देखना है कि अगर हम बीम डिजाइन कर रहे हैं तो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बेंडिंग मूवमेंट और shear फोर्स को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, या बेंडिंग स्ट्रेस या shear स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेंथ वाले क्राइटेरिया में जाएगा कि हम लोड लगा रहे हैं और उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स जो जनरेट हो रहा है, बीम जो हम यूज कर रहे हैं, जो बीम को डिजाइन कर रहे हैं वो उसको रेजिस्ट कर सके। ठीक है, या हम कह रहे हैं उसको इन अदर वर्ड की बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके। ठीक, और अगर हम अपने दूसरे क्राइटेरिया पे चल रहे हैं तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा कह रहा है कि स्टिफनेस क्राइटेरिया। ठीक है, so as per stiffness criteria, in the beam design, which is equally important, it should be stiff enough to resist the deflection of the beam, or in other words, the beam should be stiff enough not to deflect more than permissible limit under the action of the loading। ठीक है, ये हमारे डिफ्लेक्शन वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक, कि हमारी बीम इतनी स्टिफ होनी चाहिए, ठीक है, कि वो डिफ्लेक्शन को क्या करे, रेजिस्ट कर सके। ठीक, और अगर रेजिस्ट कर रही है तो ठीक, नहीं तो इतना ही डिफ्लेक्ट होने दे जितना कि हमारा आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जितना हमारा अलाउ करता है डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, हर बीम के लिए एक अलग उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है आईएस कोड ने कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो या डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कि कितना हमारा डिफ्लेक्शन हो सकता है, मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है, इसको हम कहते हैं परमिसिबल लिमिट। ठीक है, तो हमारी बीम सेकेंड वाली क्राइटेरिया पे इतनी स्टिफ होनी चाहिए कि वो हमारे डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट कर सके और हमारे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट
से ज्यादा ना हो, अगर कहीं डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दो क्राइटेरिया बेसिक हैं अगर किसी भी बीम को हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं सिंपल बेसिक, हमने देख लिया कि डिफ्लेक्शन होता क्या है एक्चुअल में। फिर हम किसी भी बीम को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, तो हम किसने दो क्राइटेरिया देख रहे थे, स्ट्रेंथ वाली और स्टिफनेस वाली। ठीक, तो स्ट्रेंथ वाले में हम देख रहे थे कि बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स और बेंडिंग स्ट्रेस शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करे, और स्टिफनेस वाले में हम देख रहे थे कि बीम हमारी इतनी स्टिफ होनी चाहिए कि वो डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करे, और अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है किसी कंडीशंस में तो वो हमारे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम कर्वेचर ऑफ बेंडिंग बीम। ठीक है, कर्वेचर ऑफ बेंडिंग बीम का क्या मतलब है, नाम से अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कह रहा है कि कर्वेचर ऑफ बेंडिंग बीम। ठीक है, कर्वेचर ऑफ बेंडिंग बीम यानी कि हमने कोई एक सिंपल बीम लिया हुआ है, ठीक है, अब उस पर जब हमने लोड लगाया तो वो कर्व हुआ, मतलब डिफ्लेक्ट हुआ, तो वो एक कर्व की पोजीशन में आया। ठीक है, तो उस बेंडिंग बीम का कर्वेचर का हम लोगों को एनालिसिस करना है कि क्या क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कंसीडर ए बीम ए बी सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मूवमेंट as a result of loading, let the beam deflect from ACB to ADB into a circular arc as shown in figure। ठीक है, हम कह रहे हैं कंसीडर ए बीम ए बी, देखो ये डायग्राम है हमारा। ठीक है, ये जो है हमारा वो बीम है, ये बीम कौन सा है, ए बी, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, सिंपल बीम है। अब हम इस पे बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, अब लोड की वजह से बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है। ठीक है, तो जब बेंडिंग मूवमेंट हम कह रहे हैं इस पर लग रहा है, ठीक, तो क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो बीम ए सी बी है वो बीम डिफ्लेक्ट होके कौन सी बीम बन रही है, ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, ये जो मैंने डैश लाइन से दिखाया हुआ ए डी बी, ठीक, ये डिफ्लेक्ट होके बनी। ठीक है, और डिफ्लेक्ट जब हुई है तो देखो आपका क्या है कि सेंट्रल डिफ्लेक्शन हमने स्मॉल वाई से दिखाया हुआ है। ये देखो, ये हाइट, चलिए अभी हम नोटेशन से दिखा रहे हैं आपको। ये सिंपल हमने एसीबी बीम ली थी, मूवमेंट लगा बेंडिंग मूवमेंट, और वो डिफ्लेक्ट होके एडीबी बन गई। अब हमारे नोटेशन देखिए क्या क्या है। हम कह रहे हैं यल इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम ए बी। ठीक है, लेंथ ऑफ बीम ए बी यानी कि ए सी बी की लंबाई क्या है, पूरा यल। ठीक है, और अगर सी मिडिल पॉइंट है उसका तो ए सी की लंबाई हमारी यल बाई टू होगी, और बी सी की लंबाई हमारी लेंथ जो है वो यल बाई टू होगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं एम इक्वल टू बेंडिंग मूवमेंट, ठीक, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बेंट अप बीम। ठीक है, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंट अप बीम, यानी कि जो ये बेंट अप बीम हो गया है, बेंड हो गया है, इसका रेडियस जो है, यानी कि ये रेडियस, ये जो रेडियस है, ठीक है, वो हमारा है कैपिटल आर। ठीक है, वो हमारा क्या है, कैपिटल आर। ठीक, अब हम कह रहे हैं, उधर मैंने दिखाया भी है दूसरी तरफ। अब हम कह रहे हैं कि आई क्या है, आई क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, एज यूजुअल जैसे होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, आई नोटेशन से। ई हमारा यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बीम मटेरियल। वाई क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है ना, क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम दैट इज सीडी एंड small I equal to slope of the beam, that is angle which the tangent at A makes with AB। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं नोटेशन को फिर से। ये हमारा R था रेडियस, ये हमारा डिफ्लेक्शन Y था। ठीक है, बाकी क्या था, यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट हमने खींचा हुआ है। ठीक है, जो A से होके जा रहा है। ठीक है,
तो ए के साथ जो है ये टेंजेंट हमारा आई जो है वो मैंने यहाँ पे एंगल बनाया है, ये आई स्लोप है, ठीक है, इतना बना रहा है, ठीक। तो ड्यू टू ज्योमेट्री ऑफ सर्किल, ठीक है, ये एंगल भी सर्किल एंड ट्रायंगल, ये एंगल भी हमारा जो है सेंटर के साथ भी वो आई का ही बना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कह रहे हैं कि फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ सर्किल वी नो दैट, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ सर्किल वी नो दैट क्या, AC मल्टीप्लाइड बाई CB इक्वल टू EC मल्टीप्लाइड बाई CD, ठीक है ना। AC मल्टीप्लाइड बाई CB इक्वल टू EC मल्टीप्लाइड बाई CD। देखो क्या किया गया है, हम क्या किए हैं, हम लोग कहे हैं A यहाँ पे है ना, A C और B, ठीक है, हम कह रहे हैं कि A C मल्टीप्लाइड बाई सी बी, ठीक है, AC मल्टीप्लाइड बाई सी बी, ठीक, इक्वल टू, ये हम सर्किल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सर्किल का थ्योरम अगर याद हो तो, E यहाँ पे है ना, E C ऑलरेडी यहाँ पे और ये हमारा D है, ठीक है, तो E C मल्टीप्लाइड बाई CD, ठीक है, ये हमारी बाई प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल कि AC मल्टीप्लाइड CB इक्वल टू EC मल्टीप्लाइड CD, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू कैसे होगी, देखो AC की वैल्यू क्या होगी, L/2, AC की वैल्यू तो गिवन है L/2, CB की वैल्यू कितनी होगी, CB की वैल्यू भी गिवन है हमारी कितने, L/2, ठीक है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू L/2 हो गई। अब देखें CD की वैल्यू कितनी होगी, CD की वैल्यू भी गिवन हमारी Y, ठीक है ना, ये भी वैल्यू हमारी Y है। EC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे E है यहाँ पे C है हमारा, EC की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर सर्किल है तो ED की वैल्यू कितनी होगी, अगर सर्किल है तो ED की वैल्यू होगी 2R, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड आर रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ED की वैल्यू 2R हो गई। अब EC निकालना है हमें, तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED माइनस CD, ध्यान से देखो, EC इक्वल टू ED माइनस CD, तो ED हमने लिख लिया 2R, ठीक है, और माइनस CD क्या है हमारा Y, ठीक, ये आ गया हमारा। जब ये आ गया हमारा तो अब क्या होगा, सारी वैल्यू पुट कर दो हमारी, ठीक है ना, सारी वैल्यू क्या करो, पुट कर दो, ये सारी वैल्यू जो आपने निकाली थी वो कहाँ रखना है हमें, ठीक है, किसी का क्वेश्चन आया ले लेते हैं पहले, सर आई एंगल के लिए कौन सा ज्योमेट्री प्रॉपर्टी यूज किए हैं, चलो बता दूंगा मैं भी, ठीक है, 2R माइनस वाई, अब देखो सारी वैल्यू जो है हम पुट करेंगे अपना, कहाँ पे, जहां पे हमने इक्वेशन अपना लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, देखिए हमने AC की वैल्यू L/2 पुट कर लिया, ठीक है, और फिर हमने CB की वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है, और फिर हमने कौन सी वैल्यू पुट किया अपना, देखो L/2 AC की वैल्यू पुट कर लिया, CB की वैल्यू L/2 पुट कर लिया, EC की वैल्यू 2R माइनस वाई हमारा आया हुआ था, और CD की वैल्यू Y हमने यहाँ कर लिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया तो L²/4 आया था, ये मल्टीप्लाई किया तो 2R माइनस वाई और माइनस Y² आ गया, ठीक है, Y² चूंकि इस केस में डिफ्लेक्शन जो होता है ना बीम का वो बहुत कम होता है, ठीक है, तो Y² को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं,
जब वाई स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2r/, ठीक। और यहां से हमारा डिफ्लेक्शन इक्वल टू आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, y इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 8r, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, किसी ने ये इक्वेशन देखा है पहले भी? जी सर। कहाँ पे? सर जो सिंपली सपोर्टेड बीम में होता है, लोड लगा रहता है उसी में। बहुत मारेंगे अभी। बताओ भाई कौन कौन है, देखें कौन कौन है ऑनलाइन। निधि, राकेश, मधु, नेहा, ये इक्वेशन कहीं दिखा था? अभी परसों ही पढ़ा रहा था, इतना क्यों हिंट दे दिया हूं मैं? घर पे जाके रिवाइज नहीं किए हो फिर तुम लोग? क्यों? ये स्ट्रिंग में कहीं दिखा था, डेल इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 8r? हाँ सर, हाँ। बताओ निधि। ये दिखा था कहीं पे, डेल इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 8r? बढ़िया है भाई, लो मैं खोल के दिखाई देता हूँ। जब तुम लोग कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो। ये तो हमने क्वार्टर के लिए लिया था ना, दिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे? जी सर। ये क्वार्टर इलिप्ट के लिए लिया था। सेमी इलिप्टिकल वाला क्या लिया था? सेमी इलिप्टिकल वाला एक बार फिर से जाके देखिएगा, यहीं से वो इक्वेशन आई थी, ठीक है। ओके सर। घर जाके रिवाइज ही नहीं कर रहे हो तुम लोग तो होगा क्या? चलो आगे देखते हैं। एज वी नो दैट बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर, सबको पता है बेंडिंग इक्वेशन, दो हम लिया हुआ है उसमें से। r इक्वल टू हमारा था ई आई अपॉन एम, ठीक है। यहां से आ जाएगा कैसे, सारे इक्वेशन इधर उधर इक्वेट किया है हमने। अब हम जब ये वैल्यू आ गई r इक्वल टू ई आई अपॉन एम, तो ये वैल्यू जो है r की हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या किया है, पुट किया है, यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू हम रख रहे हैं। जब यहाँ पे r की वैल्यू हम रख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आया, एल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू ई आई अपॉन एम, ठीक है, ये आया है। तो y इक्वल टू हुआ एम एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई, ये आया हमारा डिफ्लेक्शन y को ही हम डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करने का कई तरीके हैं, ठीक है। तो हम कहीं कहीं उसको डेल से भी करते हैं, हम यहाँ पे y से करते हैं। तो ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन इस केस के लिए। अब हम कह रहे हैं कि फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर साइन आई इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। देखो क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर साइन आई, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इस वाले ट्रेंगल में ले रहे हैं ओ ए सी, ठीक है, किस वाले में ले रहे हैं, ओ ए सी, ठीक। और अर्पिता जो तुम पूछ रही थी, ठीक है, ये सब कैसे आया हुआ है, तो ये सिमिलर ट्रेंगल बना के किया गया है। ए सी डी सिमिलर ट्रेंगल बना है और ए ओ सी सिमिलर ट्रेंगल बना, ठीक है। समझ गया सर। और ये आई इक्वल टू हमें चाहिए यहाँ से, तो साइन आई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ओ ए, ठीक। तो साइन आई इक्वल टू
देखिए AC अपॉन OA, ठीक है। AC हमारा क्या था, L/2 और OA हमारा रेडियस था, तो हमने L/2 और यहाँ पे रेडियस अपना रख लिया R, यानी कि ये आ गया हमारा L/2R, ठीक। ये आ गया हमारा L/2R साइन आई इक्वल टू, अगर हम कह रहे हैं कि I इज वेरी स्मॉल तो क्या होगा, साइन I इक्वल टू I, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा I इक्वल टू L/2R, ठीक। ये हमारा हुआ रेडियन में, ठीक ना, ये हमारा हुआ रेडियन में क्योंकि एंगल था, ठीक। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, डिग्री में सिंपल I इक्वल टू L/2R था, R की वैल्यू जो हम ऊपर निकाले थे वही R की वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। जब वही R की वैल्यू फिर पुट करेंगे तो हमारा I इक्वल टू आ जाएगा ml/2EI रेडियन, ठीक है। ये हमारा I मतलब क्या, स्लोप है, ठीक है। तो ये हमने डिफ्लेक्शन भी निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, स्लोप भी निकाल लिया, ठीक। डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों ही निकाल लिया है हमने।